अपतर्पण करना है तो उस हिसाब से आगे जाएंगे। लेकिन इनफर्टिलिटी या पीसीओडी के केसेस में गर्भधारणा हमें करनी है तो ज़्यादा हम अपतर्पण भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाद में धारण जो कर्म है वो कम हो जाएगा गर्भाशय का। तो इस प्रकार बहुत चैलेंजिंग केसेस आते हैं। अभी मेरे पास तो 130 kg 120 kg जैसे लड़कियां आती हैं 25 साल 30 साल की। तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रिड्यूस देयर वेट। तो वो हमेशा पूछते कोई गोली नहीं, क्या दवा से कम हो जाएगा? तो मैंने कहते कि नहीं, उसके फिर साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि हमें गर्भधारण का काम करना है, बाद में संतर्पण करना है ना। तो एक बार अपतर्पण एक बार संतर्पण कैसे करेंगे? और अपतर्पण करते करते अगर हम गर्भाशय का भी अपतर्पण कर दिया तो फिर धारण क्षमता कैसे रहेगी? तो इस प्रकार के अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। तो पीसीओडी इज अ वेरी मच चैलेंजिंग सब्जेक्ट। तो रैपिडली मैं 5 मिनट में पीसीओडी का संप्राप्ति है, अनुक्त व्याधि है। पीसीओडी है बाद में समझ में आया है ना। जैसे हमने भी पढ़ाई की, कभी पीसीओडी नहीं था हमारे गायनेकोलॉजिस्ट में, तो सिर्फ 4 लाइन्स का पैराग्राफ था पीसीओडी का। तो लेकिन अभी दिन भर पीसीओडी की ओपीडी रहती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगले 10 साल में और कोई आएगा तो लक्षण और ऐसे अनुक्त व्याधि तो आते रहेंगे, लेकिन सिद्धांत तो हमारे शाश्वत है, तो उसमें हमें वो बिठाना है। तो कैसे विचार करेंगे? तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए पीसीओडी के 2 संप्राप्ति दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लगाई है। लेकिन फिर से यही अंडरलाइन की यही सब में नहीं लगेगी, मैं फिर से कहती, लेकिन हेतु का विचार करके हम कैसे संप्राप्ति बना सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट आगे जाके कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। तो नहीं वार्ता तृतीय योनि नारायण सब प्रदूषणी, हम आगे से वही इससे आते हैं। तो वार्ता वृद्धि का हेतु जो है वो हमें पूछते हैं, तो उसमें क्या क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा था परिचर्या का पालन, चिंता, अति उपवास, अति आसन, अव्यायाम, अति व्यायाम, जागरण, प्रवास, वेगोधारण, उदीरण, वृक्षांग सेवन और विषमासन, ये सब अभी में सब पढ़ा है। ओके, उसके साथ साथ सिर्फ अगर जैसे पीसीओडी जैसी केसेस होती है तो सिर्फ वार्ता वृद्धि कर, अग्नि तो मैंने पहले ही कहा, अग्नि तो बिना अग्नि के तो कहा जाते ही नहीं। तो अग्नि दृष्टि जनक हेतु जो है उसमें जो फर्ज है आहार विधि विशेष आयतन का पालन न करने वाले, तो उसमें तो शायद हम सभी बैठेंगे, है ना, आहार विधि विशेष आयतन का पालन नहीं करते। लेकिन उसमें भी विषमासन, अनशन, सतत उष्ण तीक्ष्ण वृक्षांग सेवन, अध्यशन, सतत एक रसात्मक आहार, सतत शीत और स्निग्ध गुणात्मक आहार। तो गुणात्मक संप्राप्ति हमें देखनी है, तभी जाके हमें आगे का हम निदान तैयार कर सकेंगे। उसके साथ साथ अतिरोक्षजनक हेतु भी है, अति स्निग्धजनक हेतु भी है। अतिरोक्षजनक हेतु में नित्य आहार्य रसायन द्रव्य जैसे दूध है, घी है, इसका सेवन न करना, फलाहार नहीं, अत्यंत कम पानी पीना, अति लंघन, अति व्यायाम, अति चिंता, ध्यायति, ये सब दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ अति स्निग्धजनक हेतु सतत मधुर स्निग्ध शीत गुरु गुणात्मक आहार, उसका भी अति सेवन, अव्यायाम और दिवास्वा। अभी ऐसे एक ही गुण का पेशेंट नहीं मिलता है, वी हैव हैविंग द सिंड्रोम, इसीलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी नहीं रहता है, बाद में इट बिकम्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। All 3 categories are different. PCO condition is different, PCOD is different, PCOS is different, and subclinical ecogynecological disturbance is different. ये सब आगे 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 संप्राप्ति आगे जाके निगुण तक जाती है। PCOS is the last one. तो अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेशेंट आती है, हिस्ट्री लेते हैं, तो वो जागरण भी करती है, रात में जाके 2 बजे जाके आइसक्रीम भी खा के आती है ना। फिर पार्टीज में पनीर का भी सेवन करती है, चिंता तो है ही, तो फिर कैसे करेंगे? तो सब हो गया ना, सब गुण आ गए। तो फिर इसी प्रकार से हर एक गुण का अभ्यास करके दोषों के ऊपर उसका क्या, इसीलिए अंशांश विकल्प संकल्पना इसमें आएगी बाद में आगे जाके कि आइसक्रीम भी खाया और रात में जागरण भी किया है, तो कफ की उत्पत्ति किस गुण से होगी? कौन बताएगा? ये तो रोज के पेशेंट है, ऐसे तो आते हैं रोज। जागरण भी किया है और पनीर खाने के बाद आइसक्रीम भी खाया है, पार्टी में रहते हैं सब इतने पदार्थ, चाट भी तो खाया था सुबह,
डेजर्ट में ओपनिंग में, उसके बाद डेजर्ट में हमने पनीर का कुछ खाया, फिर रसगुल्ला खाया, फिर आइसक्रीम भी खाया, फिर रात में जाके डांस वांस किया। तो कफ गुण का यहाँ पे कैसे होगा, उसमें कफ गुण जो है उसमें स्त्यान गुण भी बढ़ेगा, मंद गुण भी बढ़ेगा। वात के इसमें कौन सा गुण बढ़ेगा, इसमें वृक्ष गुण बढ़ेगा। तो वृक्ष गुण से वात की वृद्धि होगी, स्त्यान और मंद गुण से कफ की वृद्धि होगी, और दोनों में शीत गुण रहेगा। तो कैसे कफ वातात्मक संप्राप्ति कैसे होगी, तो ऐसी स्थिति में लीन दोष आएंगे। तो इस स्थिति में उत्क्लेशन बस्ती काम करेगा। मैंने अभी उत्क्लेशन बस्ती का बताया। तो इस प्रकार से हमें गुणात्मक संप्राप्ति का विश्लेषण करना है। सो दिस इज कफावृत अपान अवस्था। वृक्ष गुण प्रदान हेतु जागरण इत्यादि, उसके साथ कफ वृद्धि कर हेतु दधि इत्यादि स्त्यान कफ वृद्धि होती है। वृक्ष गुण की वृद्धि और स्निग्ध गुण का क्षय होता है। उसके साथ साथ धात्वग्नि रसाग्नि मार्ग अवस्था अगर है तो यहाँ तक सिर्फ कफावृत सम्मान या कफावृत ज्ञान की ही अवस्था है। इसी अवस्था में अगर पेशेंट हमारे पास आती है तो सिर्फ वमन से उपशय मिल जाता है। लेकिन इस प्रकार अवस्था में पेशेंट आई और हमें ही अवस्था समझ में ही नहीं आई, ऐसा भी हो सकता है ना, हमें समझ में भी नहीं आ सकती है, या सब पेशेंट ने हिस्ट्री भी नहीं बताई और अब आगे गए तो वो जो अवस्था है, क्योंकि समान और व्यान अपान एक के ऊपर निर्भर है ना, अर्शोति सार ग्रहणी विकारा एक के ऊपर है, मतलब ये सूत्र है व्याधि के लिए। लेकिन जब अपान बिगड़ेगा तो समान भी बिगड़ने वाला है, समान बिगड़ेगा तो अपान भी बिगड़ने वाला है, तो एक के ऊपर है। तो उसके बाद अन्योन्य आवरण अवस्था होगी जिसमें ग्रंथि निर्मिति, ये डायरेक्ट रेफरेंस है, आप यू कैन चेक इन चरक चिकित्सा का 28 में मिलेगा कफावृत अपान अवस्था या व्यानावृत अपान अवस्था। ग्रंथि निर्माण कैसे हो गई, रचना, जैसे मैंने कहा क्रियात्मक विकृति ऊपर तक थी कफावृत समान अपवृत व्यान में, लेकिन जब अन्योन्य आवरण में गए तो रचनात्मक विकृति भी हो गई। तो जब पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत छोटी छोटी हुए तो इट बिकम्स पॉलीसिस्टिक, और ये और भी बढ़ गया, उपेक्षा और की, क्रियाकाल में काम नहीं किया तो ये बड़ा सिस्ट भी होगा, इससे आगे ही फिर मैलिग्नेंसीज भी हो जाएगी। सो ये आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा, शुरुआत इधर से ही हुई है, इसीलिए रोगा सर्वे भी मंदिर में शुरुआत अग्नि विकृति से ही होने वाली है। लेकिन आगे आगे जो हम जाएंगे तो एक एक आवरण के अंदर और दोषावृत आवरण या अन्योन्य आवरण जैसी ये तैयार होगी। तो इसमें कफावृत अपान अवस्था में हमें रजक क्षीणता दिखाई देगी, अवरोधात्मक संप्राप्ति है। तो ये रजक क्षीणता में सिर्फ अभी ऐसी अवस्था में सिर्फ आप भेदक दवा देंगे तो कितना काम करेंगे, थोड़ी देर तक करेंगे, जैसे कुबेराक्षवटी इसमें काम करेंगे, लेकिन कितने दिन तक आप कुबेराक्षवटी दोगे, साल भर, 2 साल, 3 साल, कितने साल। तो इसमें फिर हमें पंचकर्म बहुदोषावस्था अगर है तो वो लगेगा। उसके साथ सिमिलरली हमें दिखाई देता है पित्तावृत अपान अवस्था, जिसमें रजोवृद्धि या अश्रुद्धर जैसे संप्राप्ति दिखाई देती है। सिमिलरली वृक्ष गुण प्रदान हेतु है, पित्त वृद्धि कर हेतु है, पित्तावृत बाद समान प्राण अवस्था है। उसके बाद आगे जाके पित्तावृत व्यानावस्था, व्यानावृत अपान अवस्था में फिर से ओवेरियन सिस्ट। जैसे मैंने अभी दही आइसक्रीम का कहा, उसी समय चाइनीज वाइनीज खा के रात में जागरण किया है, तो संप्राप्ति बदलेगी कि नहीं, संप्राप्ति बदलेगी, क्योंकि इसमें आहार पित्त गुण प्रदान हो गया। तो वो क्या खा रहे, तो हेतु लेना बहुत जरूरी है, सिर्फ लक्षण और रिपोर्ट से हम काम नहीं कर पाएंगे। तो संप्राप्ति हर पेशेंट की अलग अलग रहती है, कभी कभी 2 पेशेंट की समान हो सकती है, लेकिन एक ही मैंने फॉर्मुलेशन किया, चलो सभी पेशेंट को यही देंगे, पीसीओडी में मैं कुबेराक्ष दूंगी, ठीक है, लेकिन कौन सी अवस्था में दूंगी ये मुझे इंडिकेशन तैयार करना चाहिए। तो ये अवस्था में पीसीओडी कुबेराक्ष काम करेगा, ये अवस्था में शतावरी भूत काम करेगा। तो इस प्रकार से बहुत से कर्म हम यूज कर सकते हैं। तो रजोवृद्धि में पित्तावृत, तो इस प्रकार की पीसीओडी में 2 संप्राप्तियां हमें दिखती है, रजो क्षीणता भी दिखती है और रजोवृद्धि भी पीसीओडी में दिखती है। कभी कभी पहले रजो क्षीणता दिखती है और बाद में अनकंट्रोलेबल रजोवृद्धि भी दिखती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, तो स्थानिक चिकित्सा के साथ साथ हमें लाक्षणिक चिकित्सा भी कभी कभी करनी पड़ती है। पहले स्तंभन करना पड़ता है, लेकिन स्तंभन किया
ये ट्रीटमेंट पूर्ण नहीं हो गई हमारी, फिर हमें कॉज तक जाना है, फिर आगे काम करना पड़ेगा। तो पीसीओडी कभी भी 2 महीनों में 1 महीने में ठीक नहीं होता है। एलोपैथी में बराबर उल्टी चिकित्सा होती है। पेशेंट आता है, पीरियड नहीं आया तो उसको गोलियां देती, फिर पीरियड आ गया रुक नहीं रहा है, फिर से गोलियां देती, फिर वापस गायब हो गया पीरियड, फिर से आती है 3 महीने के बाद, मैडम 3 महीने पीरियड नहीं आया, फिर से गोलियां दी, फिर से नहीं हुआ। तो ये चालू ही रहता है। उसमें पीसीओडी क्योर हुआ क्या नहीं हुआ, तो पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता है कि वो रॉन्ग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास जब आते तो वो उनको समझाना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ तक काम करना है। सिर्फ पीरियड आना हमारा काम नहीं है, पीरियड को ऋतु चक्र में बदलना हमारा काम है ना, ऋतु चक्रवत आना चाहिए, तभी हमारा काम पूरा हो गया। ये जब होगा तभी हमारी बंधत्व की केस आगे जाएगी। फिर नेचुरली कंसेप्शन भी होगा या जरूरत पड़े पर IVF वो दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन। तो लेकिन नेचुरली कंसेप्ट अभी जो मैं केसेस बोलूंगी वो सब नेचुरली कंसेप्ट हुए, शायद देखती हूँ केस पेपर में डाले हैं। तो इस प्रकार से अनुक्त दोषों, अनुक्त व्याधि जो है ये सिर्फ पीसीओडी का नहीं है, ये सब अनुक्त व्याधियों के लिए है। अनुक्त व्याधियों के लिए दोषक्षय और वृद्धि की अवस्था में अगर पेशेंट आता है तो वो सुख साध्य है। शमन चिकित्सा, पथ्य और व्यायाम बताया, पेशेंट ठीक हो गया। दोष प्रकोप, प्रसव, दोषावरण, कफावृत या पित्तावृत अवस्था में आते हैं तो पुरुष साध्य है, याप्य है, टाइम लगेगा। शोधन चिकित्सा लगेगी, बस्ती, उत्तर बस्ती, पिचू, सालिक, ये सब लगेगा। दोष प्रकोप, प्रसव, व्यक्ति भेद, अन्योन्य ग्रंथि निर्मिति, उपद्रव निर्मिति हो गई है, व्याधि आगे चला गया। पुरुष साध्य, क्वचित प्रसंगी शस्त्र साध्य, याप्यावस्था अभी आ गई। फिर बस्ती, चंद्रधर्म, उत्तर बस्ती, जैसा लगेगा। जीर्णावस्था, लीन दोष है, हिर्सुटिज्म, पेशेंट आते इतना सिंड्रोम में गया, PCOS में गया, पूरे दाढ़ी मूछ वाले पेशेंट आते हैं मेरे पास, प्रॉपर शेविंग करके आते हैं, इतने रहते हैं। तो हिर्सुटिज्म वंस डेवलप्ड यू कैन नॉट क्योर, क्योंकि अस्थि धातु का उपधातु है। तो भोज ग्रंथ में उल्लेख आया है कि उपधातु जो है गति निवृत्ति है उसकी, एक बार उपधातु तैयार हुआ तो वो पीछे नहीं जाते हैं। हम प्रयोग कर रहे हैं, रोमशातन तेल वगैरह वगैरह आए हैं, करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। अगर पहली अवस्था में है, लेकिन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड हिर्सुटिज्म में आते हैं तो कोई कुछ भी नहीं होता है। तो यही उपधातु के बारे में जो गति निवृत्ति है वो हमें याद रखनी है। जब पेशेंट आएगा हिर्सुटिज्म का, आप बताइए नहीं ठीक होगा, हम प्रयत्न करेंगे बोल सकते हैं, लेकिन कितना करेंगे वो भी बोलना जरूरी है। नहीं तो पेशेंट दिल से कि आपने हमें ऐसे ही लूट लिया, पेशेंट पैसे ले लिए नहीं लिए करके, लेकिन उनको ये बताना जरूरी है कि नॉर्मली ये नहीं जाता है। जब तक आपका रूट कॉज ट्रीट नहीं होता आप लीजिए, ट्राई करेंगे, नहीं तो यू कैन ऑप्ट फॉर अनदर थेरेपी। जैसे लेजर थेरेपी से उनको पूरे मिल जाते हैं, लेकिन लेजर थेरेपी की लेकिन रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो फिर से आएंगे। इसीलिए पहले रूट कॉज ट्रीटमेंट करना है, बाद में लेजर थेरेपी के लिए भेजना है, क्योंकि आपके पास सेलिब्रिटी आएंगे, उनको तो नहीं चलेगा ना, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लगेगी ना उनको। तो हमें लगता है कि क्या होता है, ठीक है 1-2 बार लगे तो ठीक है, लेकिन पूरा ही आ गया तो क्या करेंगे। तो हिर्सुटिज्म जैसे लीन दोष, जीर्णावस्था है तो वो पुरुष साध्य है, याप्य हो जाते हैं या असाध्य होते हैं। बलवान मध्यम बल रुग्णी है तो शोधन चिकित्सा लगेगी, अबल रुग्ण है तो आश्वासन और शमन चिकित्सा लगेगी। These are शाश्वत सिद्धांत फॉर एनी डायग्नोसिस। मर्माभिघात जैसे मैंने कहा था, ओवेरियन ड्रिलिंग है, ओवेरियन एक्टोपिक है, एक्सटेंसिव ओवेरियन ड्रिलिंग हुआ है, अग्निकर्म का, शस्त्रचालक कर्म भी शुक्रवश मोतस का मूलस्थान है। अगर शुक्र दृष्टि इधर हो गई मर्माभिघात से तो वो असाध्य तक जाता है। प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस भी बहुत हैं, टर्नर सिंड्रोम के भी आते हैं। 2000 असाध्य हमारे ग्रंथ में भी बीज दृष्टिजन्य असाध्य लिखे हैं, तो उसमें सिर्फ आश्वासन चिकित्सा ही दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अवस्था, साध्य साध्यत्व और चिकित्सा तत्व सब अनुक्त व्याधियों के लिए भी रहेगा, इसके आगे के लिए भी और पीसीओडी के लिए भी। तो ये केस नंबर 1 है, इसमें चिकित्सा प्रारंभ किया था 12 दिसंबर 2017 और 25/12/2018 को रुकने का प्राथमिक प्रसव हो गया। तो इसका मतलब हो गया पूरा। तो उसमें पीसीओडी निदान लेके आई थी। नॉर्मली हमारे पास सब पेशेंट निदान लेके तो आते हैं,
निदान में आते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं, निदान हमें करना होता है। तो निदान फिर हमने क्या किया, जीर्ण पांडु किया था इसका निदान। पित्त वात दोषों की दृष्टि, समान अपान दृष्टि, रस रक्त धातु और दोष उसके जीर्ण पांडु व्याधि था। तो लघुमालिनी वसंत नवनीत के साथ यहाँ पे वृक्ष गुणजन्य संप्राप्ति थी, नवनीत का वापर किया था। स्नेह कल्पना में सार्वजनिक बस्ती में क्षीरबलावली और स्थानिक उत्तर बस्ती में पंचबल कलावली, बस इसमें से पेशेंट हो गई और प्राथमिक प्रसव हो गया। केस नंबर 2 में पीसीओडी अगेन, लेकिन व्याधि अवस्था इसमें आवरण जन्य था, बहुदोषावस्था थी। प्राण समान अपान दृष्टि, पित्त प्रधान वात प्रधान दृष्टि, उसमें प्राण समान और अपान, आवरण जन्य था, पित्तावृत वाता था, इसलिए वर्धमान स्नेहपान मादित्य कृत से किया और वमन कर्म किया। उसके बाद पेशेंट अभी देखिए इसकी ये ऐसे रसायनात्मक कुष्मांडावली वगैरह दिया है, नियमित रजक प्रवर्तन हुआ, लेकिन ये करने के बाद इसका डिवोर्स हुआ था। लेकिन उसने बाकी काफी चीज, उसके बाद पुनर्विवाह होकर नेचुरल कंसेप्शन हो गया। तो हमने जो रूट कॉज तक की थी ट्रीटमेंट वो ठीक रही, उसने भी आगे जाके पथ्य पालन किया था। उसके बाद ये 3 नंबर की पीसीओडी की केस थी, उसमें निदान गया था, आवरण जन्य बहुदोषावस्था व्याधि अवस्था थी और व्याधि था पित्त कफावृत व्याध था। तो उसमें भी वर्धमान स्नेहपान महाकल्याण इस्तेमाल किया था। उसमें स्ट्रेस लेवल ज्यादा थी, प्राण दृष्टि के हेतु ज्यादा थे, अरति क्रोध ये ज्यादा था, स्थौल्य भी था, इसीलिए लेखन करना था, लेकिन बाद में कंसेप्शन के लिए भी काम करना था, इसलिए पूरा लेखन नहीं किया था। शोधन चिकित्सा के बाद विरेचन किया था, शोधन में, और शिरोधारा का इफेक्ट उसमें ज्यादा हमें दिखाई दिया। तो इस प्रकार इसमें भी रजत प्रवर्तन सम्यक हुआ और उसके बाद नियमित रजत प्रवर्तन होके और 20 kg वेट लॉस भी हुआ है इसमें। पथ्याहार व्यायाम नहीं, लेखन चिकित्सा वैसे कुछ नहीं की है, लेकिन विरेचन और पथ्याहार और व्यायाम बताया, 20 kg वेट लॉस हुआ। तो हम इस प्रकार से भी हमेशा लेखन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें अगर उसका धारण करना भी बचाना है ना आगे जाके, तो धारण करना बचाते समय हमें डायरेक्ट अपतर्पण कंटिन्यूसली हम नहीं दे सकते उसको। तो इसीलिए व्यायाम का लंघन में सब आया है ना, अपतर्पण में व्यायाम भी तो आया है, तो हम व्यायाम का यहाँ उपयोग करेंगे। चौथी केस में यहाँ पे स्थानीय गर्भाशय में था, 2 गर्भस्राव हुए थे, पीसीओडी हाइपोथायरॉइडिज्म दोनों की स्थिति। निदान जो किया था पित्तज रसरक्त दृष्टि, बहुदोषावस्था था, अबल सुकुमार, चिकित्सा सूत्र में गर्भाशय शोधक, तिब्बत पाचन अनुलोम और पित्तवात शामक चिकित्सा की। रुग्णावस्था सुकुमार और दुर्बल थी, इसीलिए इसको शोधन के लिए नहीं लिया। स्नेह कल्पना में सहचर ऑयल और उत्तर बस्ती में नालंतर ऑयल इस्तेमाल किया। उसके बाद रुग्णा की गर्भधारणा हुई, एएनसी भी किया था, लेकिन वामदेवी प्रसव करना पड़ा, लेकिन कंसेप्शन पूरा नेचुरल कंसेप्शन से हो गया। उसके बाद पीसीओडी की अगर यहाँ पे निदान किया था कफज रक्त दृष्टि, बहुदोषावस्था थी, इसलिए फिर वर्धपान स्नेहपान किया माँ कल्याण कृत से। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कहा ये कफज रक्त दृष्टि वाली पेशेंट, कंटू वगैरह भी था, तो पहले स्थानीय चिकित्सा में योगिदावली की किया था, उसके बाद मैंने फिर शोधन चिकित्सा के लिए लिया और महानारायण तेल बस्ती शिरोधारा भी की थी इसमें, उत्तर बस्ती दामोदर ऑयल और बाद में फलभूत का दिया था। उसके बाद पेशेंट आईओआई की थी, क्योंकि उसके फ्रोजन एम्ब्रियोस थे, इसके एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे काम करना था, गर्भधारण बढ़ाना था, इसके बाद में दामोदर ऑयल के बाद फलभूत का इस्तेमाल किया। और उसकी जो अर्लियर साइकिल विद फ्रोजन एम्ब्रियोस फेल हुए थे, हमारे ये सब काम करने के बाद वो सक्सेसफुल हो गए और उसको भी लड़की हो गई। तो इस प्रकार से ऐसे केसेस भी हमारे पास आते कि सिर्फ हमारा ये काम करना है, एम्ब्रियोस तैयार है, सिर्फ हमें एंडोमेट्रियम के ऊपर काम करना है। तो इस प्रकार के हम काम कर सकते हैं। ये कफज रसरक्त मेद एंड मज्जा दृष्टि वाली पेशेंट थी। सो उसमें मैंने कम मात्रा में उत्क्लेशन बस्ती का, क्योंकि रक्त दोष इसमें अनर्हता है उत्क्लेशन में, लेकिन कफज है, रस मेद और मज्जा दृष्टि भी थी, लीन
तो इसमें मैंने उत्क्लेशन बस्ती, जैसे मैडम ने अभी इसमें द्रव्य वगैरह सब बताए हैं, तो उत्क्लेशन बस्ती से लीन दोष का हमने निवारण किया, वमन किया, फिर सर्वजलादि तेल बस्ती, काशी सादी वाली उत्तर बस्ती के लिए किया, फिर गर्भधारणार्थ फलद्रुत इस्तेमाल किया। तो इसके बाद आयुर्वेदिक सब करके पेशेंट कंसीव हो गई, बच्चा भी हो गया, तो संतान प्राप्ति भी हो। तो इस प्रकार से हमें कभी कौन सा हर बार उत्क्लेशन ही देंगे ऐसे भी नहीं, हर बार सर्जर देंगे ऐसा भी नहीं। तो पेशेंट आने के बाद उसका दोष एटलीस्ट यू कैन टेक हिस्ट्री एंड हैव दोष दुष्य समुच्चय, एटलीस्ट निदान तक भी गए तो भी जरूरत नहीं, हमें सबका पूरा निदान समझ में इमीडिएट आएगा ऐसी भी बात है। एटलीस्ट थॉट प्रोसेस अगर हम डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे निदान तक चले जाते हैं। तो पहले ही केस हिस्ट्री में हम निदान तक पहुंचेंगे ऐसी बात नहीं है, कभी कभी पेशेंट 2-3 निदान बाद में बताते हैं तो संप्रति बदल जाती है, तो 2-3 निदान विजिट के बाद भी फाइनल निदान तक हम पहुंच सकते हैं। 7 नंबर के केस में ये पित्त कफावृत वात की केस थी। पित्त प्रधान मतलब अवृतत्व दो दोषों का था, लेकिन इसमें पित्त का प्राधान्य था। तो उसमें हमने वर्धमान स्नेहपान किया था, महाकल्याण वृत्त का विरेचन किया, शिरोधार इसमें गुलाब और क्षीर का किया था, सर्जर ऑयल, देन उत्तर बस्ती अगेन काशी सादी दानवंतरा फलभूत का किया था। रसायनार्थ जैसे अभी मैडम ने कहा था कि शमन या रसायनार्थ भी हम स्नेह देते हैं, तो ये केस में मैंने फलभूत का रसायनार्थ वापर किया था बाद में, ये सब होने के बाद। तो उसके बाद भी नैसर्गिक धारणा गर्भधारणा हो गई, संतान प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये भी पीसीओडी की केस सक्सेसफुल रही। उसके बाद ये इसमें प्राण दृष्टि का निदान था, लीन दोषावस्था थी, तो उसमें भी हमने वर्धमान स्नेहपान महाकल्याण से किया था, प्राण दृष्टि थी तो, और इसमें क्षीर बला आवर्ती का उपयोग किया था, इसका उल्लेख भी मैडम ने अभी किया था। तो उसमें बस्ती और उत्तर बस्ती नहीं किया था हमने, रसायनार्थ फलभूत ही किया था। और उसके बाद ये सिर्फ पेशेंट डोनर एम्ब्रियो के लिए थी, ये तो ये अलग ही पेशेंट थी, ये शायद हाँ करेक्ट सो डोनर आईवीएफ वाली केस थी है। तो ये उसके बाद अंडे थे, लेकिन डोनर स्पर्म से उसके आईवीएफ किया था। तो एक तो उसके अच्छे थे, तो एक अच्छे होने के लिए हमने ये काम किया था। डोनर स्पर्म लगने वाले थे, तो हस्बैंड के ऊपर काम नहीं करना था, तो सिर्फ फीमेल के ऊपर काम किया। तो पहले जो अंडे नहीं मिल रहे थे, तो ये सब ट्रीटमेंट के बाद उसको 22 एग्स इंटरवल हो गए, और फिर डोनर स्पर्म से एम्ब्रियो तैयार किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया। बाकी गर्भवती परिचर्या पालन आयुर्वेदिक था, पूरा आयुर्वेदिक की तरीके से फिर पेशेंट कंसीव है। तो ये केस अलग था थोड़ा। पीसीओडी की ये अलग केस थी, इसमें निदान मर्मा जैसे मैंने दे दिए ना, पूरे लेने का एक केस दिया है मैंने। उसमें से ये मर्माघात की पेशेंट थी, तो उसमें मेरे ख्याल से मर्माघात ओवेरियन ड्रिलिंग की हिस्ट्री थी इसमें। और उसके बाद उसका ओव्यूलेशन मतलब ओवरीज हाइबरनेशन में चले गए, उसका साल भर ओव्यूलेशन ही रहा ओवेरियन ड्रिलिंग के बाद। उसके बाद मेरे पास वो पेशेंट आई थी, तो उसके बाद मैंने भी काफी काम किया, लेकिन नहीं हो रहा था, तो मर्मा भी घात ध्यान में रख के फिर आगे काम चालू किया। तो उसके बाद उसका वर्धमान स्नेहपान महाकल्याण वृत्त, और इसमें हमने थोड़े गुल्म के भी हेतु थे, फिर उसमें मैंने मिश्रण स्नेह का काफी इस्तेमाल किया था इसमें, और बस्ती सर्जर ऑयल, फिर गर्भधारणा था, रसायनार्थ फलभूत का इस्तेमाल किया। उसके बाद पेशेंट नेचुरली कंसीव हो गई, पीरियड्स आना मतलब ओव्यूलेशन पहले चालू हुआ, पीरियड्स रेगुलर हुए, और उसके बाद अभी भी ये पेशेंट मुझे याद 2007 की पेशेंट है, बहुत पुरानी पेशेंट है ये। उसकी लड़की अभी आती है मेरे पास, वो भी अभी 15 साल से 7 मतलब देखिए कितना 15-16 साल की हो गई वो। तो वो जब मुझे याद है, वो लगातार बहुत सालों से वो ट्राई कर रही थी। जब उसका पीरियड मिस हो गया, तो उसको तो इतनी आदत थी प्रीवियस हिस्ट्री में कि 2-4 महीना पीरियड ना आना, तो उसने चेक ही नहीं किया था। तो एकदम आगे तो मैंने कहा अरे पहले चेक कर लेते, तो डायरेक्टली 8 वीक्स ही मतलब प्रेग्नेंट थी तभी वो। तो वो इतना मतलब रोई कि उसको समझ में नहीं आया था कि सच में सच हुआ है कि नहीं। तो ऐसे केसेस होते। मर्माघात का ये केस बहुत याद है मुझे। तो ओवेरियन ड्रिलिंग की इसीलिए मैंने कहा कि मर्माघात की हिस्ट्री बहुत जरूरी है। अब साक्षात अग्निकर्म होता है, इसीलिए जो हम
जैसे ममता मैडम कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर डूइंग शस्त्र कर्म आल्सो ना, तो डायरेक्ट ड्रिलिंग वी आर यूजिंग आधुनिक ओवर देयर, तो साथ साथ सभी माल डालेंगे ना, ओवम्स जो है वो जाएंगे उसमें, और वो शॉक जो लगता है इलेक्ट्रिक बॉटल का, तो वो उसमें फिर स्लीप में जाती है ओवन पूरी हाइबरनेशन में, काम ही नहीं करती है। तो इस प्रकार की ये केस थी। देन अलग 10वीं अभी टाइम के हिसाब से मैंने 10 ही केसेस लिए थे अभी। तो ये कफावृतवाद, पित्तज रसरक्त दृष्टि, इसमें पित्त का आवरण नहीं था लेकिन पित्त की रसरक्त दृष्टि भी थी और कफावृतवाद की कंडीशन थी। तो वी कैन हैव साइमल्टेनियस 2 to 3 कंडीशंस आल्सो, एक ही निदान हमेशा होगा ऐसे भी नहीं होगा। तो उसमें भी हमने महाकाल में खुद से स्नेहपान और नमन किया, सर्जर और रसायन इसमें नहीं देना पड़ा, उसमें पहले ही एकदम रजप्रवर्तन नियमित होकर वो कंसीव हो गई। सो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। तो पीसीओडी रिपोर्ट लेके आए थे साथ में, लेकिन वो रिपोर्ट मार्गदर्शन पर है हमारे लिए, ठीक है, दिव्य दृष्टि नहीं है हमें तो हम रिपोर्ट देखेंगे जरूर, लेकिन पीसीओडी ये हमारा निदान नहीं होगा, हमारा निदान अलग होना चाहिए मतलब तभी हम ट्रीट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से पीसीओडी के लिए हम क्या देते हैं ये सवाल अभी किसी के मन में नहीं आएगा, तो आप खुद हिस्ट्री लोगे, खुद संप्राप्ति तैयार करोगे और आप खुद ही चिकित्सा दोगे, और मेरे ख्याल से सब यशस्वी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जरूर। Thank you, ma'am. It takes a lot of courage to say in this big platform, the treatment which you have used to cure something is really damaging some other. And madam was quite confident in telling that because she is so confident of even managing that complication. Yeah, right. So the session is open for discussion. If you have any queries, the first preference is always for the audience. You can please go forward with questions. नमस्कार मॅम, मला 2 प्रश्न आहेत। मेरे 2 सवाल है आपसे। फर्स्टली, यू हैव मेंशन्ड अबाउट कि ऑल द चर्यास आर वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो। इन रजस्वला चर्या दे हैव टोल्ड अबाउट मेनी थिंग्स दैट जिसका हम लोग डायरेक्टली संप्राप्ति कैसे उसका होता है, लेकिन कटिंग द नेल्स विल लीड टू द फीटस हैविंग पूर्ण खान। अभी कैसे है ना, ये सब आप यही सिर्फ देना नहीं है, ये उस समय की बात है, उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन जो आहार आदि हेतु है वो भी अगर हम ध्यान में रखें ना उतना काफी है। I just wanted to understand like why have they told this and how does this happen? नख का वगैरह तो मैंने जैसे कहा वो एक्चुअली नख और ये जो बाकी की जो है ना वो सब श्रृंगार से मिली जुली है चीजें। हाँ, तो श्रृंगारिक अवस्था इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रजस्वला चर्या, क्योंकि उसमें भी श्रृंगार बढ़ेगा तो कामवेग बढ़ेगा, तो काम अवस्था व्यवहार अवस्था इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रजस्वला अवस्था। तो और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सी चीजें अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन इंडिकेशन से आई हुई है रजस्वला परिचर्या में। जैसे कुशदर्भों के ऊपर सोने के लिए कहा है ताकि आप में कामवेग की उत्पत्ति ना हो। ये जो चर्यात्मक है ना वो कामवेग के लिए आए हुए हैं, और बाकी का जो है तो इसमें हमें एटलीस्ट आहार का तो लेना चाहिए पहले। तो उन्होंने कहा क्या कहा है, लघु आहार हमेशा। तो आपके पानी तल मात्रा के ऊपर मतलब हमारा पेट इतना ही है, हम कितना खाते हैं इसके ऊपर बहुत खाते हैं। तो एटलीस्ट रजस्वला अवस्था में हम लघु आहार तो खाए, एटलीस्ट इतना नहीं खाए ठीक है, एटलीस्ट लघु आहार खाए, या फिर उसमें उन्होंने कहा कटु अम्ल लवण का निषेध करना चाहिए। तो एटलीस्ट यू कैन टेल द पेशेंट कि एटलीस्ट पानी पूरी और चाइनीज मत खाए, इतना तो कह सकते हैं, क्योंकि आप उनको कभी भी कुशदर्भों की चटाई पे सो जाओ तो वो तुम्हें सुनेंगे। तो ग्रंथ और व्यवहार का सुवर्ण मध्य हमें रखना है।
आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कौन सा नियम, कौन सी पेशेंट कैसे फॉलो करेगी, ये देख के हमें करना है। कोई करने वाला है तो हम सब बताएंगे, पूरा लिख के देंगे तो वो जरूर करेगी। लेकिन रजस्वला परिचर्या में ये कामवेग के लिए कुछ अलग चर्याएं हैं और अग्नि का रक्षण करने के लिए और अंडों की जैसे उत्पत्ति आगे धातु परंपरा जो होने वाली है, ये तो धातु है ना, उपधातु और धातुओं की उत्पत्ति जो वो अग्नि के ऊपर है। तो रक्तक्षय जब होता है तो रक्तक्षय अग्नि मान गए, तो उस समय अगर इसको आपका 4 डेज के लिए अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, किसी किसी को हेवी होता है, तो उस समय आपका आहार कैसे होना चाहिए, लघु होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, रक्त प्रसादक होना चाहिए। तो इस प्रकार से यू कैन कस्टमाइज द रजस्वला आहार फॉर ईच पेशेंट। उसका आहार की हिस्ट्री लेने के बाद आपको पता चलेगा। Yes, sir. And the second question. Yes, just a minute. Madam wants to ask the same question. मैडम ने जो बताया रजस्वला परिचर्या, उसमें भी आप 2 भाग कर सकते हैं, जैसे विवाहित स्त्रियों के लिए रजस्वला परिचर्या का विचार और अविवाहित, तो उसमें थोड़ा सा अलग अलग आएगा कि जैसे मैडम ने कहा कि कामवेग की उत्पत्ति, तो विवाहित स्त्रियों में वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये 2 भाग अभी तो बात अलग है, लेकिन आइडियली अगर हम इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। करेक्ट, राइटली। And the other question is like these days there is a lot of promotion and use of menstrual cups and tampons. As we have seen in earlier days, our grandmothers also, they never told about using these things. Like we have Pichu, Varti, everything, but there is nothing told. Correct. Can we take this under Veg Vidharana? Definitely we can consider as a Veg Vidharana, and it is obstructing the normal flow because Yoni Marga is a Bahirmukha Srotasa, and it is the Raja Nirgaman is under the influence of gravity. So you are opposing that gravity. तो इसका यूज कैसे करना है, तो अभी जैसे मैडम ने फिर से कहा, जैसे आई एम नॉट नेवर रिकमेंड menstrual cups फॉर अनमैरिड गर्ल्स, बिकॉज हर बार वो इट्स अ फिजिकल इंटरवेंशन, हर बार वो अंदर डालना बाहर निकालना ये जरूरी नहीं है। जो भी menstrual cups जो है वो सिलिकॉन से तैयार होते हैं। तो मैं कैसे कहती हूँ, अभी मेरे पास एथलेट्स आते हैं, कोई ट्रेकर्स आते हैं, तो उनको अगर कहीं हिमालय में जाना है तो it will be difficult for them to change clothes or pads or everything. तो उनमें सिर्फ उन दिनों के लिए you can ask them to have pichu or tampons or like that. तो वो आप यूज, मतलब जैसे मैंने फिर से कहा, इसके साइड इफेक्ट तो होंगे, लेकिन उनको एक्चुअली ट्रेकिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लेकिन those who are not listening to us, तो एटलीस्ट उतना उनको बताना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि प्रत्याख्यान तो हमें करना ही है कि आपको ये एक्चुअली नहीं करना है, लेकिन करोगे तो ये होगा। एटलीस्ट यू कैन यूज दिस फॉर शॉर्टर पीरियड आफ्टर यू डोंट टेक। लेकिन आई आल्सो नेवर रिकमेंड पिचूज एंड और द टैम्पून्स, क्योंकि उसका एक्शन जो है वो एब्जॉर्बेंट अलग है, और हम जो पिचू चिकित्सा करते हैं उसमें एब्जॉर्बेंट नहीं है, उसमें हम देते हैं स्नेहन न्याय से करते हैं। लेकिन ये जो टैम्पॉन्स जो आते हैं, वजाइनल टैम्पॉन्स फॉर द मेंस्ट्रुअल टैम्पॉन्स, दीज आर हैविंग द एब्जॉर्बिंग नेचर, तो उसमें वो बाकी का स्नेह भी खींच लेते हैं, जो वजाइनल सिक्रीशंस होते हैं वो भी खींच लेते हैं। तो उससे वजाइनल जैसे घी वॉश इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल ज़्यादा होते हैं, तो यू आर डायरेक्टली यूजिंग द केमिकल्स एंड अदर थिंग्स, सिंथेटिक फाइबर्स इनसाइड द वजाइना, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। बट सुवर्ण मध्य कर सके अभी कोई पेशेंट को बताएंगे। Thank you so much. Namaste ma'am. Yesterday there was a talk on Grahani as dosha and Grahani as roga. What is your talk on yoni roga and yoni dosha? How can we perceive things as yoni dosha and yoni roga? Should we take like yoni as yoni doshas or yoni rogas? जैसे पहले मैंने कहा था, योनि रोग हैज द रचनात्मक एंड क्रियात्मक विकृति, योनि दोष इज हैविंग ओनली क्रियात्मक विकृति, आई थिंक। Thank you. ये मेंस्ट्रुअल कप के लिए मैं और कहना चाहूंगी
menstrual cup or tampons क्यों? Actually tampons are also not they are marketing. Nowadays they are marketing for the menstrual cups because of the biodegradability and to avoid the plastic or the synthetic pad का जो disposal है, because everyone is not having the proper disposal of sanitary pads. So now they are also recommending or marketing the reusable cloth pads. So that we can, so patient का हेतु क्या है कि ये क्यों यूज करना है, ये हमें समझना है. अगर वो बोले कि नहीं मैं पर्यावरण की रक्षा करना चाहती हूँ, ये है वो है, तो उसको बोलेंगे कि यू कैन यूज क्लॉथ्स, वो जनरेशन से हम यूज करते हैं. तो देयर आर रीयूजेबल क्लॉथ्स आल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़न मार्केट दैट यू कैन परचेज. और जिसको ऐसा है कि नहीं बहुत है, बार बार फिर उठ के नहीं जा सकते हैं या फिर ट्रेकिंग है या वो है, तो उसमें फिर ओकेजनली यू कैन यूज मेंस्ट्रुअल कप्स, ये हम उसको कह सकते हैं. अदरवाइज पर्यावरण इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट. तो डोंट यूज, इफ यू आर यूजिंग सैनिटरी पैड्स देन यूज बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स. दैट इज अगेन अ बिग प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स. अभी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा रजत परिचर्या के बारे में, तो ऐसा है कि ये तो अभी 70% तो लड़कियां हैं, तो ये तो बहुत ऐसा विषय है कि जिसके बारे में हर एक लड़की को मालूम चाहिए. और आप आयुर्वेद करने वाले हैं. बेसिकली योर क्वेश्चन इज मल्टी डायमेंशनल एंड इट हैज कम because of the cultural differences through the eras. जो पुराने काल से आज तक जितने भी चेंजेस हो गए उसकी वजह से ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जी रहे हैं. अब किसी ने कहा ये कल्चरल डिफरेंस कैसा है कि अभी पब है कि नहीं? हाँ है. मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं? हाँ है. शाम का समय हो गया क्या? हाँ हो गया. तो वहां मैं संध्या पूजा अर्चा करना चाहता हूँ. ये क्वेश्चन आपका उस जैसे हो गया है. अभी रियलिटी में हम इतने कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं कि उसको पूछो ही मत. आप और उसमें से मैडम ने बताया कि कम से कम उतना तो करो भाई, लेकिन सच पूछो तो अच्छी संतति चाहिए और कम से कम व्याधि होने चाहिए. अगर आप इतना स्वास्थ्य सचमुच चाहते हैं तो आपको रजस वाला परिचर्या जैसी है वैसी आपको अनुकरण करना चाहिए. आप करेगी? आपको बोलो कि बाल नहीं काटना है, आपको बोला आप करेगी? नहीं करना. नाखून बिखून तो छोड़ दो, क्योंकि उसका सचमुच उसका असर और उसका संबंध जहां तक है, जिस शास्त्रों में से है जो पैरेलल टू आयुर्वेद है, वो हमें मालूम ही नहीं है. उसके बारे में आज तक हमें जिक्र भी नहीं किया गया है. हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जिक्र किया गया है, लेकिन उसके साथ धर्मशास्त्र का हमें अनुकरण करना चाहिए. इसके बारे में हमारा कल्चर कब का कब खत्म हो गया, और वो इतना दूर गया है कि अभी के टाइम पे हम किस तरह से, हमको कोई ये सब अचरज की बात लगती है, अरे ऐसा करना चाहिए. अभी शायद आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा कि अस्थि भगने के लिए लवण रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए. तो मैं हॉस्पिटल में गया. हॉस्पिटल में मैंने पूछा कि भाई ये जितने भी फ्रैक्चर के पेशेंट है बस उनका एक करो कि उनका लवण रस वर्ज करो. तो ना ऐसे कैसे हो जाएगा? तो कल्चरली इतना डिफरेंस आ गया है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है, उनको ये पता नहीं है और उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है. अभी जो आपने पूछा कि ये अभी इतने चेंजेस हो गए कि वो कल्चरली एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे. लेकिन वो सच है कि नहीं? तो 100% सच है. उसका असर होता है कि नहीं? होता है. इसीलिए पीसीओडी के, पीसीओएस के जितने भी पेशेंट पहले थे उससे अभी कितने भी ज्यादा हो रहे हैं. और उसका सबका रीजन, अगर रजस वाला परिचर्या नहीं पालन करना है ऐसे मैं कहूंगा, तो आप कोई भी उसको टाल नहीं सकते. समझ में आ गया?
तो ये पर्टिकुलरली मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है और इसका एक आंसर एक सेशन में नहीं दिया जा सकता। उसके लिए हमें उस तरह का बर्ताव करना चाहिए। वी हैव टू मेक द चेंजेस इन अ बिहेवियर मैनर एंड बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द कल्चर अराउंड यू। जैसे अभी पब का मैंने एग्जांपल दिया, तो पब में अभी कितने भी बिहेवियर मैनर्स है, वहां वो पूरे कपड़े डाल के जाने चाहिए लड़कों ने, बाकी का समझ में आ गया। स्लीपर नहीं पहन के जाना चाहिए, क्यों? भगवान ने यहाँ चलता है। लेकिन ये कल्चरल डिफरेंस जो है, उसी की वजह से इस तरह के प्रश्न आपके मन में आते हैं। और वो प्रश्न आना सही है, लेकिन उसका उत्तर आने के लिए हमारे जिसकी मन की, बुद्धि की और अपनी संस्कृति की जितनी मशागत होनी चाहिए, उतनी आसपास नहीं हो रही। ऐसे मुझे लगता है। मैंने आपके बीच में बोला नहीं सर, थैंक यू सर। Thank you, Trilok sir, for your additions. And this is one question to Monica madam. Yeah, madam was talking about Vasamajja Prayoga in Nishpita Kapameda state, Brahmacharya. So if you want to use that, ma'am, what would be the state of the Agni? So वहाँ पे तो अग्नि basically impaired रहेगा ना, तो दीपना वसामज्जा का जो इस्तेमाल करना है वो उसके लिए ग्रंथ में ही कंडीशन दी कि मोहच्चा अग्निवलम लेशन। तो ऐसे पेशेंट बहुत कम ही रहते हैं, मतलब पेशेंट में अग्निमान देख रहता है, लेकिन जिनको साथ में है माउस वगैरह का, तो ही उनमें हम ले सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि अग्नि अच्छा ही होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में वो मांसाहार कर रहा है और हमें वसामज्जा देने की जरूरत पड़ रही है या अर्हता है, तो उसमें पहले अग्नि अच्छी तरह से आमपाचन, अग्नि दीपन वगैरह करके ही हम दे सकते हैं। लेकिन अग्नि वाला काफी अच्छा होना चाहिए और साथ में भी होना चाहिए, मतलब मांसाहार किया है तो ही हम ये दे सकते हैं। Madam, one question for you. There's a lot of influence on the social media. People are learning many things from them. So you are very particular about the position of the abaya. Yeah, there is no left lateral, no right lateral. It should be also fine. And what about the different things or positions which is told in our own Shastra, that is Kama Sutra? What is your light on that? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कामा सूत्र किसी ने पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, तो सिर्फ सोशल मीडिया देख के अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। तो वो भी पैरेलल शास्त्र है, और वो अगर पढ़ के अगर आप करते हैं तो बात अलग है। अगर हम व्यवहार का सोचे तो इट हैज टू वैल्यूज, रिक्रिएशनल एंड प्रोक्रिएशनल। तो वो जो मैंने संदर्भ दिया था निब्जा और इसका, तो उसमें संपत्त, प्रजा संपत्त के लिए उत्तम संतति अगर चाहिए तो उत्तान पोजीशन, जैसे सुपाइन पोजीशन चाहिए। तो शुरुआत हमारी अध्याय की कैसी हुई कि संतान प्राप्ति कैसी हो। तो संतान प्राप्ति के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो ये होना है। लेकिन अगर दूसरी जगह से है तो आपका नॉट सोशल मीडिया बट शास्त्रवत अगर कामसूत्र का अगर अध्ययन है तो उसमें जो पोजीशंस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट्स। लेकिन उसमें भी सभी अगर उनको नहीं आते तो उसकी वजह से जो व्यापक होगा वो उसके बारे में भी उनको जानकारी होना जरूरी है। सिर्फ अर्धवट मतलब हाफ नॉलेज जो है वो बहुत डेंजरस है। तो मेरे ख्याल से जो प्रजा संपत्ति के लिए कहा गया है उसी से आचरण करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कामसूत्र का अध्ययन पहले भी होना चाहिए, जो पहले के शास्त्र में या जो पद्धति थी शिक्षण एजुकेशन सिस्टम उसमें था, अभी नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द मेन डिफरेंस। So again it is when and how you are using matters. So it is always rightly said that when you want to have an offspring, it should be by choice, not by chance. So keeping that in mind. So any other questions from the audience? Dear delegates, you can ask all of your questions once the felicitation completes and kindly excuse us. What an impactful, inspiring and insightful address it was, ma'am, regarding knowing our personalities us. We thank you wholeheartedly, and one of the gem of the sessions we must say, and thank you Dr. Pradna Apikar ma'am and Dr. Manjula Kanwal ma'am, and thank you Monica Anula ma'am.
So I request Dr. Saurabha S. Kadnur sir and Dr. Mamta Nima and Mrs. Trilokapeshwarkar sir, ma'am, to join the stage to felicitate the legendary Ishwar Vadyas.